मैं कई सारे दंगों को खुद इन्वेस्टिगेट फर्स्ट हैंड खुद कर चुकी थी। तो दंगों की राजनीति मैं समझती थी और जब मैंने देखा कि और किसी चीफ मिनिस्टर की ये बात नहीं करते, किसी और दंगे के इस तरह पीछे नहीं पड़े, तो एक मोदी के पीछे ही क्यों पड़े हैं? तो कुछ तो बात है। इससे क्यूरियोसिटी अहमदाबाद में भी जो मुस्लिम इलाके हैं, सूरत में, अहमदाबाद में, बड़ौदा में इंटरव्यूज़ लिए बहुत भारी पैमाने पे वीडियो रिकॉर्ड करके। तो वो जब ट्रांसक्राइब करा के जब मैंने वो पढ़े तो पिक्चर बिल्कुल ही दूसरी थी। और फिर मैंने तय किया कि अब ये तो मुझे डिटेल में करना। मोदी को फासिस्ट करार करने का काम जो शुरू हुआ 2003 से, वो अभी तक और तेज़ी पकड़ता जा रहा है। कि अगर मेरे पास थोड़ी भी पावर होती, आई वुड ब्लैक लिस्ट ऑल दीज यूनिवर्सिटीज़। और ये बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को अपने देश में सोशल मीडिया पे बैन करने से बात नहीं होगी। ये और भी आपको बदनाम करेंगे। देखो मोदी घबरा गया और ये कांग्रेस ने शुरू कर दिया डरपोक मोदी, डरपोक मोदी। क्या मिलेगा आपको इससे? और अगर हिंदू आपको डरपोक समझने लग जाएगा तो वोट कौन देगा आपको? आप वोट करते हो भाजपा को? अब मैं नहीं इस बार करूँगी, नोटा करूँगी। अगर ये चलता है रवैया, और लोग अभी भाजपा के लोग तो मेरे खून के प्यासे, एक मायने में इनका जो आईटी सेल हो गया है, मधु हैज टर्न्ड रोग। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं। दराज धर्म पर बीबीसी के द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है जो कि यूट्यूब पे बड़ा वायरल होता है। और ये जो डॉक्यूमेंट्री है वो 2002 के दंगों को दर्शाता है। नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे जो दंगे हुए थे, उस दंगे के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनती है जो कि बड़ी वायरल हो रही है। इस पे भारत सरकार ने ये बोल करके बैन लगाया कि ये भारत की अखंडता को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने की कोशिश है विदेशी ताकतों के द्वारा। इसीलिए हम इस वीडियो को जो है वो भारत के अंदर लॉन्च है वो नहीं होने दे सकते हैं। इन सब मुद्दों पे आज हमारे साथ एक बहुत ही, आप ये कहें कि बहुत ही इन सब मुद्दों पे बात करने के लिए बहुत स्पेसिफिक जो है वो इंसान हमारे साथ बैठे हुए हैं और उनका नाम है मधु कीश्वर मैम। और मधु कीश्वर मैम जो है वो प्रोफेसर हैं पेशे से। बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, आपने ये मतलब डॉक्यूमेंट्री देखी है? मतलब अभी जिस पे बवाल हो रहा है, पर मुझे अंदाजा है क्या होगा। हाँ, क्या होगा वो तो अंदाजा है। क्या क्या आपको क्या मतलब सरकार कह रही है, भारत सरकार कह रही है कि मोदी की छवि बिगाड़ने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोशिश है कि मोदी की छवि बिगाड़। ये तो 2002 से चल रही है, बल्कि 2001 से चल रही है। आपको मालूम होगा कि 2001 अक्टूबर के महीने में मोदी जी ने स्वेर इन किया एज चीफ मिनिस्टर, और वो बिल्कुल आकस्मिक था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मोदी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। इवन ही वाज टेकन बाय सरप्राइज। सो एक फ्रीक एक्सीडेंट सोचिए कि वहाँ भेजा गया, क्योंकि उस वक़्त बहुत भारी अर्थक्वेक आया हुआ था और जो उससे पहले की भाजपा सरकार थी वो बहुत ही मिसमैनेज कर रही थी उस अर्थक्वेक की रिहैबिलिटेशन को। बुरा हाल था। बहुत बड़ा क्षेत्र गुजरात का प्रभावित था। और आप सोच सकते हैं इतने बड़े क्षेत्र में अगर अर्थक्वेक ने सब तहस नहस कर दिया, ढा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म, लोगों के घर टूट गए, स्कूल टूट गए, अस्पताल टूट गए, सारा सिस्टम बिल्कुल तहस नहस हो चुका था। तो उस वक्त बहुत, एक तो भ्रष्टाचार की खबरें आ रही थी, मिसमैनेजमेंट बहुत हो रहा था भाजपा का, जो वहाँ सरकार थी उस वक्त, ये सभी मानते हैं। तो एकाएक वाजपेयी जी ने कैसे फैसला लिया, वो भी उसके पीछे अनोखी सी कहानी है। खैर जो भी वो कहानी है, तो एकाएक नरेंद्र मोदी को ऐसे समय में चीफ मिनिस्टर बना के भेजा गया, जबकि उससे कुछ साल पहले उनको गुजरात से निकाला किया हुआ था, क्योंकि उनका आपस में कुछ लोकल लीडर्स के साथ झगड़ा था। सो ही वाज आस्क्ड टू क्विट गुजरात। तो वो बड़े डिप्रेशन में रहे थे बाहर। फिर एकाएक वो चीफ मिनिस्टर बन के जाते हैं। तो जाहिर है कि उस वक़्त भाजपा में भी कोई खुश तो नहीं था उनके चीफ मिनिस्टर बनने से। जैसे प्रधानमंत्री जब बने तब भी ज़्यादातर लोग तो भाजपा के खुश नहीं थे ना। तो मोदी जी की ब्रांडिंग तो भाजपा वाले खूब करते हैं और आप करनी पड़ती है, मतलब मजबूरी है। हाँ, क्योंकि उनका स्टाइल ऐसा है। इन यू कैन से इट्स अ वन मैन शो। ही इज़ वेरी, ही कॉन्सेंट्रेट्स पावर इन द CMO और इन द PMO। तो फिर
ये स्टाइल अलग ही है उनका। अच्छा। आप कह सकते हैं प्रेसिडेंशियल स्टाइल है या जो भी है। तो इसकी वजह से जितने लोग अपने को मार्जिनलाइज महसूस करते हैं वो तो नहीं खुश रहेंगे ना। तो जो भी, खैर वो उनकी इनर पॉलिटिक्स है, मुझे कोई लेन देन नहीं है पार्टी पॉलिटिक्स से। पर एक मैं बात स्पष्ट करना चाहूँगी। एक तो जब मैंने ये किताब लिखने का तय किया, शायद 2012 में 2013 में मैंने आर्टिकल्स पब्लिश करने शुरू किए, और बाय द एंड ऑफ 2013 आई हैड अ होल बुक। पर उससे पहले मैं सीरीज़ ऑफ आर्टिकल्स, मोदीनामा सीरीज़ करके मानुषी वेबसाइट पे छाप चुकी थी। अच्छा। और इसका इतिहास यूँ है कि 2002 में जब दंगे हुए तो मैंने दूर से ही देखा सुना, ज़्यादा मैं तब नहीं गई। अक्सर होता था कि जब भी कोई दंगे हुए हैं, और मेरा ये हमेशा रहता है कि मैं दंगे या किसी भी आपदा पे या कोई भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, मैं तभी लिखती हूँ जब मेरा फर्स्ट हैंड कुछ बेस उसका होता है। मतलब खुद से जाके आप। हाँ, मैं कभी नहीं लिखती हूँ दूर से कमेंटेटर बन के। जैसे बहुत से एडिटर्स होते हैं अखबारों के, दिल्ली में बैठ के वो सारे देश की एडिटोरियलाइजिंग करते रहते हैं, वो मैं नहीं करती हूँ। क्योंकि मीडिया पे विश्वास कभी भी नहीं था मेरा, और इसीलिए 1978-79 में हमने मानुषी नाम की पत्रिका शुरू की थी इमरजेंसी के बाद। उसका मकसद ये था कि मेन स्ट्रीम मीडिया हमें ईमानदारी की खबरें नहीं देता, और लोक जीवन से तो जुड़ी खबरें होती ही नहीं हैं। अधिकतर प्रेस रिलीज़ है, अधिकतर पावर सेंटर्स के आसपास घूमती खबरें होती हैं। तो मानुषी का मकसद ये था कि इस देश की समस्याओं को समझने का एक प्लेटफॉर्म हो, जो हम खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के अनुसार आधार पर लोगों की आवाज़ें सुने, उनका अनुभव जाने, और फिर उनकी समस्याओं पर लिखें या उनकी अचीवमेंट्स, एस्पिरेशंस पर लिखें। तो इसीलिए मैंने हमेशा ये अपने लिए प्रिंसिपल बनाया था कि मैं कभी भी मेन स्ट्रीम अखबार या टीवी चैनल्स को सुनकर मैं कमेंट्री नहीं करूँगी, लिखूँगी तो बिल्कुल नहीं। तो इसलिए मैं 2002 में कुछ नहीं लिखा, कई साल तक मैंने कुछ नहीं लिखा। परंतु क्योंकि जो मोदी जी के पीछे सारा गैंग पड़ गया था, टीस्टा सेटलवाड, इंदिरा जयसिंह, ये सारे फॉरेन फंडेड NGOs अगुवाई कर रहे थे इस मुहिम की। मोदी को वीज़ा ना दिया जाए, मोदी को ह्यूमिलिएट किया जाए, तरह तरह से इसको इंटरनेशनल क्रिमिनल करार दिया जाए, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को भी मैनेज करके कैसे केस चलाए गए। बिल्कुल झूठ है फरेबी ना। उस वक़्त मुझे नहीं पता था 2002, 3, 4, 5 में, पर क्योंकि इन फॉरेन फंडेड NGOs के जो मुख्य कार्यकर्ता हैं, लीडर्स हैं, टीस्टा सेटलवाड, इंदिरा जयसिंह वगैरह वगैरह, शबनम हाशमी, ये सारे जो हैं इनको मैं पहले से जानती हूँ, इनके कार्यकलाप पहले से जानती हूँ। और फॉरेन फंडेड NGOs की पॉलिटिक्स कितनी दुष्ट और भ्रष्ट है, इसका मैं भली भांति संज्ञान ले चुकी थी पहले से। और इनके खिलाफत में मैं अलग मानुषी हमेशा खड़ी रही, कभी भी इन NGOs के साथ हमारा तालमेल नहीं बैठा। तो जब ये इसके पीछे हाथ धोके ऐसे पड़ गए तो मुझे बहुत अनोखा लगा, और इसी सवाल पे मेरी उत्सुकता शुरू हुई कि बॉम्बे के बहुत बड़े दंगे हुए, एक से ज़्यादा हुए, किसी को पता नहीं तब चीफ मिनिस्टर कौन था, किसी ने नहीं कहा कि चीफ मिनिस्टर को फांसी पे चढ़ाओ। मेरठ में हुए, यूपी का चीफ मिनिस्टर कौन था आज किसी को याद भी नहीं है। या अनेकों दंगे, कांग्रेस के शासन में तो आए दिन हज़ारों दंगे, हर साल आप उसका ग्राफ बढ़ता जाता था। दिल्ली के 1984 के दंगे भी मैंने खुद इन्वेस्टिगेट किए। मैं कई सारे दंगों को खुद इन्वेस्टिगेट फर्स्ट हैंड खुद कर चुकी थी। तो दंगों की राजनीति में समझती थी, और जब मैंने देखा कि और किसी चीफ मिनिस्टर की ये बात नहीं करते, किसी और दंगे के इस तरह पीछे नहीं पड़े, तो एक मोदी के पीछे ही क्यों पड़े हैं, तो कुछ तो बात है। इससे क्यूरियोसिटी जगी। दूसरा, अगर
यहाँ कोई गलती हुई या मोदी ने अगर वाकई दंगे कराए हैं तो आप कोर्ट्स में भी जा रहे हैं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह आप ये उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो आपको विदेशों में जाके हमारे देश के किसी चुने हुए चीफ मिनिस्टर के खिलाफ इस तरह मुहिम चलाने का क्या औचित्य है? क्योंकि राजीव गांधी के प्रशासन में तो आपको मालूम ही है कितना भीषण दंगा हुआ था, मैसेकर हुआ था, वन वे पोग्राम था, उसको तो दंगा भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि एक तरफी हिंसा थी, उसमें कोई हिंदू नहीं, केवल सिख मारे गए और वो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने मरवाए थे। वो मैंने खुद रिपोर्ट लिखी हुई थी, दंगों में की सब जानकारी थी। आई वॉज आउट ऑन द स्ट्रीट्स इन्वेस्टिगेटिंग। उसमें तो स्पष्ट था, इतना एविडेंस था कि कांग्रेस लीडर्स ने इंस्टिगेट किए हैं। फिर भी आपने कभी ये नहीं कहा कि राजीव गांधी को इंटरनेशनल कोर्ट क्रिमिनल करार कर दे, इसको वीज़ा ना दे, इसको ये करे वो करे। उनकी गोद में तो खेलते हैं आप सारे एनजीओस कांग्रेस पार्टी के। तो मुझे खटका लगने लग गया कि ये कुछ तो गड़बड़ है। और फिर एक बार मुझे याद है अर्नब गोस्वामी टाइम्स नाउ में थे शायद, तो उस वक्त ये हुआ कि मोदी की 50 करोड़ वाली स्पीच पे बहुत बवाल आया था, जो शशि थरूर की गर्लफ्रेंड के ऊपर कहा था 50 करोड़, कुछ भ्रष्टाचार का केस था। तो मुझे बुलाया गया कि इस पे बोलो। तो मैंने कहा कि मुझे कृपया भेजिए वो पूरी स्पीच का लिंक, मुझे मिल नहीं रहा है, सिर्फ वो 4 सेंटेंस मिल रहे हैं, 2 सेंटेंस। अरे वो स्पीच तो हमारे पास है नहीं, पर ये सेंटेंस पे बोलिए। आई सेड नहीं, मुझे स्पीच सुननी है। तो नहीं दी स्पीच का लिंक। पर शाम तक, जब तक वो प्रोग्राम होना था, मैंने गूगल सर्च करके पूरी स्पीच निकाल डाली और सुन ली। और वो स्पीच बहुत ही संवेदनशील थी। उसमें 10 ऐसी बातें थी जिसके लिए वाहवाही होनी चाहिए थी, परंतु वाहवाही होने के बजाय वो 50 करोड़ पे अटक गए सब लोग। तो मैंने जैसे ही डिफेंड करने की कोशिश की तो एंकर जो है मेरे ऊपर राशन पानी लेके चढ़ गए। अच्छा, टाइम्स नाउ वाले। हाँ, तो मुझे लगा कि आप सुनना ही नहीं चाहते हैं, तो सच में इसका मतलब कहीं से ऑर्केस्ट्रेशन हो रही है, भारी भयंकर। तो इसलिए मैंने उस दिन तय किया था कि अब मुझे जाके पता करना है कि आदमी वाकई उतना राक्षस है कि नहीं। क्योंकि ना तो मैं कभी बीजेपी की सपोर्टर रही, ना कभी उनके ऑफिस में गई। कुछ 1, 2, 4, 5 लोग मुझे जानते थे जो मानुषी पढ़ते थे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी मानुषी पढ़ते थे, बहुत सम्मान करते थे। पर ऐसे नहीं कि मेरा उनके साथ कोई निजी रिश्ता था, या भाजपा से मैंने कभी भाजपा को वोट भी नहीं दी थी, कांग्रेस को भी कभी नहीं थी। ये मत सोचिए कि मैं कांग्रेस की वोटर थी, नहीं, कभी नहीं, उनको मैं वोट कभी भी नहीं दे पाई। परंतु भाजपा की भी सपोर्टर नहीं थी, क्योंकि दोनों पे वो नहीं था विश्वास। और पार्टी पॉलिटिक्स से मेरा रिश्ता बहुत ही सतर्कता का है। खैर, तो तब मैंने तय किया कि मुझे पता करना है कि वाकई राक्षस है कि इसकी बात कोई सुन नहीं रहा। और क्योंकि टीस्टर सेटलवाड कितनी बेईमान है, धूर्त हैं, और इनके सारे संगी साथी हर्ष मंदर ये धूर्त लोग हैं। मैं इनको भली भांति जानती हूँ और इनसे पहले पब्लिक लाइफ में आई हूँ, तो ये मेरे बाद के आए हैं। तो इनकी बेईमानियाँ फॉरेन फंडिंग से कैसे जुड़ी, कैसे ये फॉरेन एजेंडा लेके आते हैं, ये मैं अच्छे से जानती थी। और पहले दिन से, क्योंकि फॉरेन फंडेड एनजीओ से मुझे चिढ़ नहीं, नफरत थी। और मुझे लगता था ये हमारे देश के आत्मसम्मान पे चोट है बहुत बड़ी, जिस किस्म की ये राजनीति चलाते हैं, भीख का कटोरा लेके जाते हैं, फिर अपने देश को गाली दिलवाते हैं दुनिया भर से। तो उनके प्रति मिसट्रस्ट की वजह से कि ये जो सारा नैरेटिव चला रहे हैं, क्या ये सही है? उसमें फिल्म स्टार्स भी जुड़ रहे हैं, और किस दंगे में शबाना आज़मी भी आई, या आमिर खान, ये सारे बॉलीवुड को कैसे मोबिलाइज कर लिया, और किसी दंगे के लिए क्यों नहीं किया? तो ये सब बातें और इंटरनेशनलाइजेशन, क्योंकि मेरा मानना है कि हमारे देश की जो समस्या है वो हम देश में ही सुलझाएं, तो वो सम्मान की बात है। जैसे परिवार की लड़ाई है, तो अब मैं जाके थोड़े ना लाउड स्पीकर लेके दिल्ली में घूमना शुरू कर दूंगी अगर मेरे भाई से मेरी लड़ाई हो गई। तो मेरा ये हमेशा है कि हमारे देश में हमारे किसी भी व्यक्ति के साथ
कोई शिकायत भी है, जिनको मैं गुंडा भी मानती हूँ, वो टेढ़े हैं पर मेरे हैं, उनको सुधारने का काम मैं अमेरिका के लोगों को या इंग्लैंड के लोगों को या यूनाइटेड नेशंस को नहीं दूंगी। हम ही करेंगे, चाहे झापड़ मारूं, चाहे उनके घूंसे मारूं या कुछ भी करूं, उनके खिलाफ होगी तो हम उनको अपना समझ के अपने तरीक़ों से निपटाएंगे। हम बाहर के लोगों को नहीं लाएंगे, इसमें थोड़ी कट्टरता है मेरी। तो अब फिर जब ये स्पीच के बाद मैंने तय किया कि मुझे जाना है, तो आकस्मक ये हुआ कि इनकी गुजरात वाइब्रेंट समिट थी, तो उसके लिए मुझे बुलाया गया। ठीक है, वो जो इंडस्ट्रीज के साथ हुआ था, बहुत बड़ी होती थी हर 2 साल बाद। तो वहाँ गई तो फिर कुछ लोग मिले, फिर वहाँ से शुरू हो गई, क्योंकि मैं हमेशा वीडियो कैमरा हमेशा साथ में रखती रही हूँ, तो जिससे भी बात की मैंने रिकॉर्डिंग, हमेशा वीडियो रिकॉर्डिंग करती हूँ। तो जो बातें देखी सुनी तो मुझे लगा ये तो बहुत ज़रूरी है कि मैं समझूं। तो बिना मोदी जी से डायरेक्ट संपर्क किए करीब 6 महीने पहले मैं केवल गुजरात के अलग अलग हिस्सों में गई और विशेषकर मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ का मैंने भ्रमण किया, वहाँ से लोगों की बात की, उनमें जो खासकर अर्थक्वेक का इलाका भुज जो बहुत अर्थक्वेक इफेक्टेड था, वहाँ कैसा मोदी ने काम किया, कैसे रिहैबिलिटेशन हुआ, गज़ब का काम था वो। या जो तटवर्ती इलाके हैं समुद्र के, मछुआरा कम्युनिटी में भी बहुत मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं, या यूर राइट नर्मदा एरिया क्षेत्र में वहाँ कैसा काम हुआ वगैरह वगैरह। और अहमदाबाद में भी जो मुस्लिम इलाके हैं, सूरत में, अहमदाबाद में, बड़ौदा में, जितने भी मैं कर सकती थी, तो मैंने एक पूरा जायका लिया और इंटरव्यूज़ लिए बहुत भारी पैमाने पे वीडियो रिकॉर्ड करके। वो सारे इंटरव्यूज़ मैंने फिर ट्रांसक्राइब कराए, ताकि ये ना हो कि मैं किसी के मुंह में कोई और शब्द डाल दूँ, उन्हीं का शब्द होना चाहिए। तो वो जब ट्रांसक्राइब करा के जब मैंने वो पढ़े तो पिक्चर बिल्कुल ही दूसरी थी। और फिर मैंने तय किया कि अब ये तो मुझे डिटेल में करना। और करीब 6 महीने ये करने के बाद जब मुझे विश्वास हो गया कि मोदी ने केवल दंगे कराए नहीं, बल्कि ये दंगे मोदी के ऊपर थोपे गए उन्हीं लोगों द्वारा जिन्होंने असली इंस्टिगेट किया। जैसे आप जानती हैं कि अक्टूबर 10 को मोदी की स्वेरिंग इन सेरेमनी है। पहला ही स्वेरिंग इन के बाद उनके जो सेंटेंसेस हैं, जो लोग सोचते हैं अभी उनकी इजाद है, सबका साथ, सबका विकास वगैरह वगैरह, फिर वो इतनी गांधीवादी बातें कर रहे थे। अच्छा, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि उन दिनों मैं भी गांधी ग्रस्त थी। गांधी की विचारधारा से बहुत मैं ग्रस्त थी और इस्लाम के बारे में बहुत कुछ जानती उस वक़्त नहीं थी। ये गुजरात ने मुझे मजबूर किया। उसके बाद थोड़ा समझू, गांधी से तो मैं भली भांति परिचित थी पर इस्लाम का नहीं जानती थी। तो मैं सोचती थी जो गांधी के विचार हैं मुस्लिम माइनॉरिटी के बारे में कि इनका ध्यान रखना चाहिए, हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, माइनॉरिटीज़ हैं तो इनको स्पेशल केयर मिलनी चाहिए, ये मेरे मन में था। और जब मैंने देखा मोदी तो गांधी के भी बाप निकले इस मामले में, मतलब उसी दिशा में, एक सेंटेंस कहना गलत है गांधी, पर उसी दिशा में चल रहे थे जिस तरह वो इस कम्युनिटी को लुभाने की, रुझाने की कोशिश कर रहे थे। चलो तुम हमारे लिए वोट मत दो, तुम्हें भाजपा अच्छी नहीं लगती है, पर अपना काम तो करवाओ वगैरह वगैरह। बहुत आउट ऑफ द वे जाके, आउटरीच करके वहाँ तक पहुँचाना अपना संदेशा और उनके लिए काम करना। ही वॉज सो अवेलेबल टू देम। दूसरा जो मैंने काम किया, सिर्फ इंटरव्यूज़ नहीं की, देन आई स्टार्टेड ट्रैकिंग कि मोदी जब चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो दंगों से पहले के 4 महीने हैं। अक्टूबर 10 को इनका स्वेरिंग इन शायद होता है और 27 फरवरी को स्वेरिंग इन एज चीफ मिनिस्टर। दिस इज़ द फर्स्ट एवर इलेक्शन ही फॉट राजकोट से। और वो जो 4 महीने थे, उस 4 महीने में मोदी क्या कर रहे हैं, तो जैसे मेरे जो चैप्टर्स हैं कि वो भी
कि मोदी ने चीफ मिनिस्टर का रोल कैसे संभाला और अर्थक्वेक मैनेजमेंट क्या की, क्योंकि उन 4 महीनों में अधिक से अधिक समय अर्थक्वेक रिहैबिलिटेशन, और सिर्फ ये नहीं रिहैबिलिटेशन का मतलब कि चलो दाल रोटी पहुंचा दो, घायलों को अस्पताल पहुंचा दो, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बदल डाला। किस तरह वो किया, और मोदीज फर्स्ट 19 वीक्स एज चीफ मिनिस्टर, और कैसे इस डिज़ास्टर को अपॉर्चुनिटी में बदला, और क्या क्या काफ़ी बढ़िया काम उन 4 महीने में हो रहा है। और राजकोट की जो इलेक्शन थी जिसमें वो चुन के आए, वो भी अनोखा है। और मैंने उस इलेक्शन के जो ब्यौरे पढ़े, उसने तो वाकई ही ऐसी पिक्चर दिखाई जो बिल्कुल विपरीत है जो उनके खिलाफ, मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है। और उसमें सबसे बड़ी भी ये बात, केवल 4-5 दिन मोदी वहाँ पे कैंपेन करने गए, बाकी वो बिज़ी थे डिज़ास्टर में, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। अब मज़े की बात, राजकोट के 28 मुस्लिम संगठन मोदी के लिए कैंपेन कर रहे हैं और खुल के चुनौती दे रहे हैं। और ये बातें मुझे मोदी ने नहीं बताई, ये बातें वहाँ के लोकल अखबार गुजराती के जो थे, उन्होंने जो उन 4 महीनों का या इलेक्शन का जो ब्यौरा रोज़ छापते थे वो गुजरात के अखबार, उससे मैंने वो खबरें गुजराती से हिंदी में ट्रांसलेट कराई, हिंदी से अंग्रेज़ी में की मैंने स्वयं। उसमें दंग रह गई मैं देख के कि मोदी केवल 4 दिन वहाँ गए, परंतु जो मुस्लिम समाज बहुत भारी मात्रा में इनके साथ आया और 28 संगठन मोदी के साथ खड़े हो गए। और उनमें कुछ लीडर्स ने तो खुलेआम कांग्रेस को चुनौती दी कि इतने साल से, 60 साल से तुम राज कर रहे हो, इस आदमी ने हमारे लिए वो कर दिखाया 4 महीने में जो तुमने 60 साल में नहीं किया, तो मुझे बताओ हम तुम्हें क्यों वोट दें। इस तरह की चुनौती घर घर जाके ये संगठन कर रहे हैं उनकी मोदी जी की कैंपेन। और गुजरात के अखबार तब लिख रहे हैं कि ये तो भूचाल आ गया कांग्रेस के लिए, उनके पैरों से ज़मीन खिसकती गई, वो तो बहुत सख्ते में है। और वो इतनी नास्टी कैंपेन उस वक़्त मोदी के ख़िलाफ़ हुई, पर फिर भी उस चुनाव में शायद 28% मुस्लिम वोट मोदी को मिली। और ये इनसे झेला नहीं गया। कांग्रेस की जब ये मुस्लिम वोट बैंक इनसे खिसकती दिख रही तो ये एकदम पगला गए। और मुस्लिम अंडरवर्ल्ड के साथ कांग्रेस के रिश्ते बहुत अच्छे रहे, मुस्लिम अंडरवर्ल्ड पक की बात। और जो इनके क्या नाम, पटेल जो नेता थे जो उनका देहांत हो गया गुजरात के, अहमद पटेल, उनके बहुत करीबी रिश्ते थे अंडरवर्ल्ड के। और मोदी वेंट आफ्टर द अंडरवर्ल्ड while he made sure that the ordinary citizen felt safe, Muslim. और मैंने कई मुस्लिम महिलाओं से सुना कि कम से कम अब मोदी आया है तो इसने जिस तरह से अंडरवर्ल्ड को भगाया है हमारी कॉलोनी से, अब हमारी लड़कियां भी सेफ़ हैं, स्कूल भी जा सकती हैं, कॉलेज भी जा सकती हैं, हमारे पति भी रात को घर आ जाते हैं क्योंकि सारे गलत काम ज़्यादातर रात को ही होते हैं, तो हमारे बेटे भी कम से कम अब सही धंधों में लगे हैं। ऐसे बहुतों ने ऐसी बातें बताई मुझे। तो ये उनसे झेला नहीं गया और इसलिए 27 को ये चीफ मिनिस्टर का शपथ ग्रहण करते हैं और 28 को गोधरा का कांड होता है। और ये स्पष्ट है, वो भी मैंने सिद्ध किया डॉक्यूमेंट्री आधार पे कि जो आए वो कुछ कश्मीर के भी आतंकवादी थे और वहाँ के जो ISI से संबंधित मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं गोधरा के, उनका रोल था। और जलाई उन्होंने ट्रेन इसीलिए कि वो चाहते थे हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाएं, क्योंकि उनका प्रोपेगेंडा यही था कि भाजपा के लिए ये हिंदुत्व की लेबोरेटरी है और ये बस यही करेंगे, पोलराइजेशन करेंगे। वो झूठ बोलते जाओ। अनोखी बात यह है कि जितना मोदी ने मुस्लिम समुदाय को खुश करने की कोशिश की, उतना उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा बढ़ता गया। और अब ये BBC की डॉक्यूमेंट्री का भी यही मकसद है, हिंदुस्तान में सिविल वॉर, यही मुस्लिम समुदाय भी
उनके लीडर्स भी चाहते हैं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लीडर्स का एजेंडा बहुत स्पष्ट है, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता, मोदी जी भी नहीं कर सकते। और वो समुदाय के जो लीडर्स हैं, क्योंकि उनका पाकिस्तान और इस्लामिक उम्मा जिसको कहते हैं, सी दे इस्लाम डज नॉट ओ एलिजेंस टू एनी नेशन स्टेट। इस्लाम नेशन स्टेट्स में मानता ही नहीं है, नेशन स्टेट की लॉयल्टी में भी विश्वास नहीं है। इस्लाम का मानना है कि ग्लोबल उम्मा एक ही कम्युनिटी है, सारे मुसलमान, और उनके प्रॉफिट का हुक्म है कि सारी दुनिया पे इस्लाम का झंडा फहराया जाए, दुनिया में एक काफिर ना बचे। तो हर काफिर को या तो उसका धर्मांतरण करना, उसको कन्वर्ट करना, या वाजिब कत्ल है। ये लिखा है ना उनके मज़हब के ग्रंथों में, और वो मानते हैं कि उनके प्रॉफिट उनको ये हुक्म दे के गए हैं। तो कोई भी अच्छा मुसलमान काफिरों के साथ समझौता कर ही नहीं सकता। और जब तक काफिर इस दुनिया में हैं, या मंदिर हैं, या कुफ्र परस्ती है, या बुत परस्ती जिसको कहते हैं, जिसे हम मूर्ति पूजा कहते हैं, या हम ईश्वर की पूजा, हमारे जो तौर तरीके हैं, वो हर मंदिर तोड़ना उनके मज़हब की मजबूरी है। वो मानते हैं कि उनके प्रॉफिट ने ये हुक्म दिया है। तो आप किसी इंडिविजुअल को ब्लेम भी नहीं कर सकते। अगर आप अच्छे मुस्लिम हैं तो आपको वो मानना ही पड़ेगा। तो मोदी जी जितना मर्जी उनको बहलाएं, फुसलाएं, खुश करें, ओवरऑल स्ट्रेटिजिकली कभी एक आध बार उनको वोट दे दें भले, पर वो एजेंडा बरकरार रहेगा। और इसीलिए मोदी को जब बदनाम किया गया, अच्छा देखिए, एक तो वो इंसिडेंट गोधरा का मैसेकर, उसके ऊपर इन्होंने जो ट्विस्ट किया कि मोदी ने करवाया, और फिर जो गोधरा से कार सेवक आए उनके बारे में कितनी वाहियात बातें फैलाई गई है ना, कि वो चिल्ला रहे थे, वो ट्रेन में एक लड़की, मुस्लिम लड़की को खींचा। ये लालू यादव जैसे इंक्वायरी कमीशन बैठाते हैं, आप सोचिए कितने भ्रष्ट लोग होंगे जो ऐसी कमीशन में बैठते हैं। एक थ्योरी हुई कि एक लड़की को खींचा, मुसलमान लड़की को, उसको बचाने के लिए उन्होंने ट्रेन रोकी, फिर गुस्से में आके ट्रेन जला दी। झूठ, कोई लड़की ऐसी थी नहीं, ना कभी वो केस कभी पहुंचा कोर्ट तक। या कहा कि ये तो कुकिंग कर रहे थे स्टोव के साथ, खचाखच बड़े कंपार्टमेंट में, अंदर से वो आग लग गई, सेल्फ कंबस्चन हुई। इतने झूठ बोले गए, इतने झूठ, वो सारी मैंने रिपोर्ट स्टडी की। और फिर मज़े की बात यह कहते हैं कि मोदी ने दंगा भड़काने के लिए वो डेड बॉडीज़ लाई गई, फिर उनको परेड कराया गया ताकि हिंदू भड़कें। सच उससे बिल्कुल विपरीत है। रात के अंधेरे में चुपचाप ये गांधीनगर हॉस्पिटल में लाई जाती हैं डेड बॉडीज़ हिंदुओं की, फिर चुपके से उनके रिश्तेदारों को सौंपा जाता है ताकि इकट्ठा भी ना हो कोई बहुत बड़ा हुजूम। मतलब वहाँ से गोधरा से गांधीनगर लाया जाता है, गांधीनगर के अस्पताल से, वहाँ पे जो न्यायिक अस्पताल बना था। और ये झूठा प्रचार किया गया कि मोदी ने उनको सारे, क्या बोलते हैं ना, जैसे रथ यात्रा होती है तो शव यात्रा जैसे की गई ताकि भड़के हिंदू। सच ये है कि 27 के इंसिडेंट के बाद हिंदू समाज इतने सख्ते में था, सच अ शॉक, दे कुडंट इमेजिन दैट एनीबडी कुड डू दैट। तो सारा हिंदू समाज तो अहमदाबाद का मॉर्निंग में था, उसके पास दंगे करने का दिमाग उस वक़्त, मुझे नहीं लगता है उस वक़्त किसी के दिमाग में आया कि हमें दंगा करना है। परंतु 28 फरवरी के सुबह भी ये लोग, 3 पहली हत्याएं होती हैं हिंदुओं की बर्बरता से। एक ऑटो रिक्शा है, उसको एक मुस्लिम मोहल्ले में खींच के ले जाया जाता है, उसकी आंखें निकाली जाती हैं बर्बरता से, और बर्बरता से उसको ISIS स्टाइल जो होता है ना, ISIS स्टाइल में कत्ल किया जाता है। इसी प्रकार एक ट्रक ट्रॉली हिंदुओं को रौंदते हुए निकल जाती है कहीं। 3 ऐसे बहुत बर्बर मर्डर हुए। फिर हिंदू रिटेलिएटरी मोड में आया, और उस वक़्त जो मैंने डॉक्यूमेंट डे बाय डे सड़कों पे क्या हो रहा था और मोदी क्या कर रहा है, वो हर दिन का मैंने ब्यौरा दिया है 3 किस्म के डॉक्यूमेंट्स पे। एक तो
डेली अखबार क्या रिपोर्ट कर रहे थे उस वक्त, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू वगैरह वगैरह, ये मोदी के अखबार तो थे ही नहीं, कभी भी नॉट फेवरेबल। सो व्हाट आर दे रिपोर्टिंग डे बाय डे, क्या हो रहा है। उस वक्त की जो रिपोर्ट है और बाद का जो नैरेटिव बना वो बिल्कुल अलग है। उस वक्त की रिपोर्ट हमें बताती है कि रिटेलिएटरी दंगा जब शुरू हुआ तब उस वक्त कोई ना भाजपाई था, ना कांग्रेसी था, ना कोई और था, पार्टी सब भूल के हिंदू समाज का गुस्सा फट पड़ा और दंगाइयों में कई जगह लीडरशिप रोल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने निभाया। ये है उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी, फोटोज़ भी जो उस वक़्त के लिए गए, पर वो सब छुपा दिया गया। और टीस्टा सेटलवाड के राइट हैंड मैन ने ये मुझे इंटरव्यूज़ दी कि वो सप्लाई कर रहा था टीस्टा सेटलवाड को ये सब फ़ोटोज़ और रिपोर्ट्स, और टीस्टा ने भी वो गायब कर दी फ़ोटो जो वो दिखा रहा था। जो जाफरी के घर के सामने जो दंगा हुआ उसमें तो पक्की बात है, मैंने खुद अपने उस वक़्त के अपने लेफ्टिस्ट दोस्तों से गुजरात के सुनी हुई है कि इतना गुस्सा था जाफरी की पत्नी को कि जब सोनिया गांधी मई में अहमदाबाद गई उसे, क्योंकि पता था उसके पार्टी के लोगों ने लीड किया है उसके घर के जलाने को, और वो पहले अपनी पार्टी के लोगों को ही एहसान जाफरी फ़ोन करता रहा बचाओ बचाओ, बल्कि उसके घर के सामने बहुत कांग्रेसी भी थे, वो हिंदू बन के आए थे, वो भूल गए थे किस पार्टी के हैं। तो सोनिया गांधी उससे मिलने तक नहीं गई क्योंकि उसे पता था कि जो जाफरी की पत्नी है वो गाली गलौज बकने के मूड में थी। अच्छा। उस वक्त तक वो बहुत गुस्से में थी। तो मैंने फिर ये ट्रैक किया कि मोदी कर क्या रहा था, हर दिन सीएम के रूप में क्या क्या किया, और अनोखा चित्रण निकल के आता है। एक तो मैंने जैसे कहा, मैंने कई दंगे पर्सनली इन्वेस्टिगेट किए, विशेषकर 1984 का जो दंगा जहाँ पे दिल्ली में बड़ी कंटोनमेंट है या आर्मी है, 3 दिन तक नहीं बुलाई गई आर्मी, पुलिस को बिल्कुल निष्क्रिय किया गया और कहा गया कि आप, और ये मेरी आंख की देखी बात है और मेरी रिपोर्ट जो है 1984 के दंगों में इट्स स्टिल कंसिडर्ड अ क्लासिक, और वो पंजाबी में भी नॉर्थ अमेरिका में करीब 3-4 लाख कॉपियाँ उसकी वितरित हुई थी, और मुझे भी कितने गुरुद्वारों में, कम से कम 60 गुरुद्वारों में लेक्चर्स के लिए बुलाया गया था उस रिपोर्ट के आधार पे, क्योंकि डे बाय डे क्या हो रहा था मैंने रिलीफ कैंप्स में जाके, सड़क में, सब आंखों देखी मैंने, और विक्टिम्स की फर्स्ट हैंड रिपोर्ट्स क्या थी, कौन उनको मारने आया। तो मुझे पता था कि दंगों में कांग्रेस का क्या हाल रहता है, रोल रहता है, पुलिस तो निष्क्रिय करते ही हैं, पर साथ में आर्मी को नहीं बुलाया गया किसी भी, मेरठ में, मलियाना में, मुंबई राइट्स में, ये सब मेरी रिपोर्ट्स हैं खुद की। अब यहाँ पे उसी दिन, पहले दिन की रात को ही डिफेंस मिनिस्टर को बुलाया जाता है और जॉर्ज फर्नांडिस अगले दिन सुबह फर्स्ट फ्लाइट से पहुँचते हैं, आर्मी डिप्लॉयमेंट शुरू हो जाती है पहले दिन से ही। और मज़े की बात, मैंने वो भी टेलीग्राम्स पढ़ी जो कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर उस वक़्त दिग्विजय थे, और मोदी जी दिग्विजय को और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, ये नेबरिंग स्टेट्स हैं, इनको टेलीग्राम भेज के कहते हैं कृपया हमें इन्फोर्समेंट भेजिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए, हमारे पास पर्याप्त नहीं है, गुजरात व्यापी बनते जा रहे हैं ये दंगे। दोनों में से कहा, दोनों स्टेट्स ने एक नहीं भेजी इन्फोर्समेंट, एक सिपाही नहीं भेजा, एक छोटी सी पलटन पुलिस की नहीं भेजी, कुछ नहीं, बल्कि जवाब देने में भी बहुत दिन लगा दिए। वो मैंने वो भी पब्लिश की हैं, किस दिन मोदी ने उनसे रिक्वेस्ट किया और किस दिन उनको जवाब आता है कि हम नहीं कर सकते मदद। तो जाहिर है कि आप चाहते हैं दंगा भड़कता रहे, पर जॉर्ज फर्नांडिस ने खुद पर्सनल सुपरविजन में आर्मी डिप्लॉय करवाई, और ये पहला दंगा है जिसमें इतनी भारी संख्या में 263 या कुछ हिंदू पुलिस गोलियों से मारे गए। इसका मतलब क्या, जब हिंदू बाहर आए जवाबी कार्रवाई में, और मुसलमान भी थे, ऐसा नहीं कि वो शांत बैठ गए थे, भरकम मात्रा में वो दंगे के लिए आए ही थे,
उनका मैंडेट ही था कि गोधरा किया है, अब हमने सारे गुजरात में दंगे फैलाने हैं। तो हिंदू बचाव के लिए भी और रिटेलिएटरी वायलेंस के लिए भी आ रहे थे। और उस वक़्त आप बताइए कोई दंगा जिसमें आप बताएं कि पुलिस की गोलियों से हिंदू मारे गए हों, कांग्रेस के शासन में कभी नहीं। मोदी के शासन में बहुत संख्या में, अगर 900 के करीब, मैंने फिगर्स एग्जैक्ट दिए हैं, 900 प्लस कुछ हैं फिगर, वो कहते हैं हज़ारों 20,000, दैट्स बकवास। 900 समथिंग मुस्लिम मारे गए और 260 या 63 हिंदू पुलिस की गोलियों में मारे गए, अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट 3 जो घसीट के मारा था 28 फरवरी की सुबह को। मैम सॉरी, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रही हूँ। आपने ये जो मुझे आंकड़ा बताया कि 900 मतलब मुस्लिम मारे गए और 200 जो है वो हिंदू पुलिसकर्मी मारे गए, तो ये पुलिसकर्मियों वाला तो बताते ही नहीं है, पुलिस की गोली से जैसे कि हिंदू मारे गए कोई नहीं बताएंगे ना। दूसरा, ये फिगर्स मेरे नहीं हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में इकट्ठे किया गया डेटा है। उन्होंने ये देखा है, क्योंकि मोदी को तो इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड कमेटी द्वारा। वो भी कहानी अनोखी है, उस पे बाद में आएंगे। अब देखिए, मैं जो मेरे ये दंगे पे चैप्टर्स हैं, एज आई सेड, फर्स्ट 1/4 ऑफ द बुक इज व्हाट वाज ही डूइंग इन द 4 months। क्या वो दंगों की तैयारी कर रहा था कि वो अर्थक्वेक रिहैबिलिटेशन कर रहा था और नया गवर्नेंस मॉडल लाने की कोशिश कर रहा था? मैंने वो सब कि क्या उसके एजेंडा क्या थे डिटेल में दिया है, और उसमें कहीं दंगे की मानसिकता तो बहुत दूर। 5 करोड़ गुजराती, हर वक्त 5 करोड़ मेरे गुजराती, ये उनके उद्धार के लिए, ये उनकी प्रोग्रेस के लिए मेरी सरकार है। कभी उसने हिंदू मुस्लिम की बात की नहीं। अभी भी आप देखो मोदी की स्पीचेस में कभी हिंदू मुस्लिम नहीं होता, बल्कि नुपुर शर्मा ने एक जायज़ बात भी कह दी तो उसको पार्टी से निकाल दिया मोदी ने, तो सस्पेंड कर दिया। किया ना, सज़ा किसको मिली? उसको नहीं, रहमानी को, जिसने इतनी अभद्र बातें शंकर भोले के बारे में कही। कुछ नहीं हुआ उसको। उस वाहियात इंसान को पब्लिकली फांसी देनी चाहिए थी, जिस तरह की वो बातें कर रहा था काशी विश्वनाथ के बारे में और शंकर के भोले के बारे में। उल्टा किसका गला तश्तरी पर रखकर सौंप दिया गया जिहादियों के आगे? नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल का, अपने पार्टी के लोगों का। कि आप अभी भी मोदी जी की 2-3 दिन पहले ही अपने पार्टी के लोगों को है कि कोई स्टेटमेंट्स नहीं दी जाए मुस्लिम समाज के, कोई भी भड़काऊ बात या बात ही मत करो। अब नूपुर ने तो कोई भड़काऊ बात कही नहीं थी, शी जस्ट कोटेड factual incident from the prophet's life, but you're not even allowed। यहाँ हालत यह है कि हिंदू को सच भी बोलने की इजाज़त नहीं, दूसरी तरफ से जहर उगलने की, हिंदू धर्म के खिलाफ, झूठ बोलने के खिलाफ, षड्यंत्र के करके हिंदू समाज को तोड़ने की जो प्रयास चल रहे हैं, उस पर कोई सज़ा नहीं है। पर सज़ा है अगर हिंदू यही कह दे कि आप मेरे देश को तोड़ रहे हो, आप मेरे धर्म को तबाह करना चाहते हो, हमें ये भी कहने की इजाज़त नहीं। तो ये जो, जस्ट लेट मी फिनिश दिस पार्ट देन यू आस्क द क्वेश्चन। तो मैंने डे बाय डे क्या हो रहा है, कहाँ कैसे कैसे रिलीफ का काम किया, वो भी अपने आप में गज़ब स्टोरी है। फोकस मुस्लिम्स के रिलीफ पे हुआ, उनके रिहैबिलिटेशन पे। किसी ने नहीं पूछा कि जो हिंदुओं के घर जले, 250 या 265 के करीब जो हिंदू मारे गए, किसी ने पूछा कि उन फैमिलीज़ का क्या हुआ? हज़ारों की, सैकड़ों की संख्या में हिंदू जेलों में बंद किए गए, उसमें बहुत से झूठे आरोपों पर भी, क्योंकि ठीस्टा सेटलवाड ने अपने गुर्गे चारों तरफ फैला रखे थे, और ये हर्षमंदर वगैरह ये रिलीफ कैंप्स में बैठ के ये लिखवाते थे बयान कि तुम इसको टारगेट करो, इसको फंसाओ। जैसे माया बहन कुडनानी, वो मेरा अब आप पढ़ेंगे ना 2 पार्ट स्टोरी। इतनी शरीफ महिला जिसने केवल भलाई किया होगा मुस्लिम समाज का भी, क्योंकि जिस एरिया में उसकी क्लिनिक थी, अस्पताल था, वहाँ अधिकतर
मुस्लिम मेजॉरिटी है, और हज़ारों बच्चे मुस्लिम समाज के उसने डिलीवर किए। शी वाज गायनोकोलॉजिस्ट एंड वेरी रिस्पेक्टेड वन। उसके ऊपर इतना झूठा आरोप लगाया कि इसने हथियार बांटे, इसने कहा मारो काटो ये वो करो, जबकि मैंने जो 2 आर्टिकल मानुषी वेबसाइट में आपको मिलेंगे उसमें भी सिद्ध मैंने किया है कि जिस वक्त कह रहे हैं कि वो हथियार बांट रही थी अपने मोहल्ले में, उस वक्त वो असेंबली में थी। उसके बाद वो गाड़ी पे चल के, वीडियो फुटेज है कि वो 16 अस्पताल गई जहाँ पे गांधीनगर अस्पताल में ये मरे हुए शव मृत आए थे, मृतों के शव आए थे, वहाँ थी। वो भी वीडियो मैंने पब्लिश की है। उसके बाद वो कहाँ गई, मिनट टू मिनट उसको ट्रैक करके मैंने सिद्ध किया कि बिल्कुल झूठा आरोप है। क्योंकि अगर असेंबली में जब कहा जा रहा है कि वो वेपन्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, तो वहाँ असेंबली दिखा रही है, वो तो वहाँ खड़ी है, उसके बाद कहाँ गई वो सारा। तो डे बाय डे क्या हो रहा है मैंने ट्रैक किया, अखबारों से, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से, और सुप्रीम कोर्ट की जो भी इन्वेस्टिगेटिव टीम ने, SIT जो बैठी थी, उसने जो रिपोर्ट तैयार की वो भी मोदी को बिल्कुल निर्दोष पाती है, निर्दोष पाती है। दंगों में हाथ होना तो बहुत दूर की बात है, परंतु बिल्कुल उल्टा है। ये कांग्रेस ने इंस्टिगेट किए जिहादियों के साथ मिलकर, ISI के साथ मिलकर। मैंने नाम भी लिए हैं इस किताब में कि कौन कौन कांग्रेस लीडर्स थे जिनको सड़कों पे भी देखा गया, किसने जाके उजड़ काम किए। मैं अभी बोलना नहीं चाह रही हूँ, ऐसे उजड़ काम भी किए कुछ कांग्रेस के नेताओं ने। एक ने तो मेरे पे मानहानि का मुकदमा भी डाला, फिर उसने खुद ही रफा दफा हो गया, जो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगी, मैं विड्रॉ नहीं करने वाली, बिकॉज यू डिड दिस एंड मच वर्स। अब सवाल ये है कि उसके बाद भी क्या मोदी का रवैया विंडिक्टिव हुआ? ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द कॉन्ट्ररी ही वेंट आउट ऑफ हिज वे to build bridges of communication with the Muslim community। और उसका हमेशा यही था। उस वक़्त उसको जब कहते थे कि आपके खिलाफ़ है मुस्लिम कम्युनिटी, तो मोदी का यही होता था, आप मुझे बताओ कहाँ मैं भेदभाव कर रहा हूँ। अगर नर्मदा का पानी गांव-गांव में, घर घर में जा रहा है, तो क्या कहीं ऐसा कोई प्रूफ है कि वो केवल हिंदू घरों में जा रहा है, मुस्लिम में नहीं जा रहा? या स्कूलों की शिक्षा जब ज़्यादा उसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है या स्कूल, तो कोई कह सकता है कि केवल हिंदू बच्चे जा रहे हैं? ऐसे कई मापदंड हैं जिसमें दिखता है कि इन दोज ईयर्स मुस्लिम कम्युनिटी प्रॉस्पर्ड एज नेवर बिफोर। क्योंकि मोदी ने उसके बाद जितने साल वो चीफ मिनिस्टर रहे, एक दंगा नहीं हुआ। उससे पहले हर साल 2-4 दंगे होते ही होते थे, और कितने दंगे 6-6 महीने तक चलते थे कांग्रेस के शासन में या बीजेपी के शासन में भी। 6-6 महीने का कर्फ्यू लगता था, पर उसके बाद मोदी ने एक भी नहीं होने दिया। अगर वो दंगाई होता तो फिर तो मुस्लिम समाज डरा हुआ था तथाकथित, फिर तो कुछ भी कर सकता था। वाई डिड ही गो आउट ऑफ हिज वे टू गिव देम स्पेशल प्रोटेक्शन एंड स्पेशल कंसिडरेशन, जिससे इनकम वाइज स्कूल और कॉलेजेस खुले जिस तेज़ी से मुस्लिम समाज द्वारा अपने लिए, और सरकारी सुविधाओं का जितना उनको लाभ मिला उससे पहले कभी नहीं मिला था। तो यहाँ पे मैम ये पूछूंगी, आपने जो भी कुछ मुझे कहा कि इन्होंने कभी जो है वो भेदभाव नहीं किया जातियों में, कभी उल्टा किया है। हाँ, मुस्लिम समुदाय के प्रति अधिक संवेदनशील, और उसके मैंने कई उदाहरण दिए हैं। आपने उदाहरण भी दिया, ये हमें गुजरात इलेक्शन में देखने को भी मिला कि जिस तरीके से प्रचंड बहुमत की सरकार वहाँ पे बनी। मेरा सवाल मैम, आज मैं आपके पास ये तो मुझे मालूम, आपके सारे लेक्चर्स मैंने पढ़े हुए हैं, और मुझे ये भी मालूम है कि जितने दर्शक देख रहे हैं उन्होंने भी आपके लेक्चर्स जो हैं, वो आपने जो एक ग्रीन कुर्ते में लेक्चर दिया है, वो मुझे कुर्ता भी याद है, जो आपने ग्रीन कुर्ता पहन के और एक लेक्चर दिया है, वो भी सब मुझे याद है। लेकिन आज मेरा आपके पास आने का मकसद सिर्फ इतना था कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया मोदी को कि आपका इस दंगे से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी
बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री बनाता है जिसमें कि वो मतलब मोदी को इस बात पे जिम्मेदार ठहराता है, तो क्या लगता है जिस तरीके से देश विदेश में मोदी जी की एक इमेज है उसको बिगाड़ने की और उसको कहीं ना कहीं बर्बाद करने की ये कोशिश? देखिए, कभी भी पूरी तरह सुधरी नहीं है मोदी जी की इमेज, लेट्स फेस इट। क्योंकि इन्होंने बहुत ही नरम दिल रवैया अपने दुश्मनों के प्रति अपनाया है, इस्लामियों के प्रति। बिल्कुल, मैं पहले सोचती थी कि कितना नेक है, क्योंकि बिल्कुल गांधीवादी है। पर गुजरात के अनुभव ने और उसके बाद कश्मीर के अनुभव ने मुझे कन्विंस कर दिया कि गांधीवाद इज़ द वर्स्ट डिज़ास्टर रेसिपी फॉर इंडिया। और ये फेल्ड ही नहीं है, डिज़ास्टर्स फार्मूला है, और मोदी जी उसी राह पे चल रहे हैं। मैं प्रभावित हुई, ये अब आप कह सकते हैं कि आपने जो ये सब बातें कही, आप मोदी जी से इतने खुश हो गई, इतनी प्रभावित हो गई, क्योंकि वो गांधी के रास्ते पे चल रहे थे। और सही बात है, तुष्टीकरण तब भी हो रहा था। अब पर इतना नहीं, अब मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए हैं जब से, तो अब तो आप खुद देखते हैं कि हिंदू समाज सकते में है कि आप तुष्टीकरण से तृप्तिकरण की ओर चल पड़े हैं। स्पेशल फंड दिए जा रहे हैं, वो गालियां दिए जा रहे हैं, आप उनके लिए स्पेशल स्कॉलरशिप्स, आप उनके लिए स्पेशल एंट्री इनटू आईएएस, आईएफएस, आर्मी, हर जगह उनके लिए स्पेशल रास्ते खोलो। कितने मदरसे फंड कर रहे हैं मोदी जी की सरकार, कितने मुस्लिम्स को इंक्लूडिंग कश्मीर के पत्थरबाजों तक को स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं। चाहो आप देश में जाके स्लीपर सेल खड़े कर लो बिना देखे कि कौन किसको, बिकॉज इनका ये जो विचार है मोदी जी का, आज मुझे लगता है कि मोदी जी को सीख जाना चाहिए। कोई भी मुस्लिम जो अपने को सही मुस्लिम मानता है, वो इन चीज़ों से खुश होने वाला है ही नहीं। आप भले ही उनको सोने से तोल करके रख दो, उनका मज़हब ये कहता है कि आपका एजेंडा केवल एक है, एक तो काफिर से नफरत करना। काफिर अगर कन्वर्ट करने से आपको मना करता है तो वो वाजिब कत्ल है, और जब तक आप उसको कत्ल करने की परिस्थिति में नहीं हो तो आप तकिया का इस्तेमाल झूठ का, फरेब का करो, उससे फरेब करो किसी तरह से। अभी देखो, अब जब ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई है, आपको लगता है कि मुस्लिम लीडर्स यहाँ के खड़े हो गए हैं? नहीं नहीं, मोदी तो हमें सर आंखों पर उठाता है। नहीं, ये खुद ही ये करवा रहे हैं। और आप जानते हैं कि मुस्लिम समाज की वोट, कुछ भी करो, एक बहुत छोटा नगण्य तबका है जो मोदी जी को वोट करेगा। एक वो राजकोट के इलेक्शन को छोड़ दो, वाजपेयी जी ने भी इनके प्रति बहुत सहानुभूति दिखाई, गालियां उतनी ही खाते थे, वो भी मैंने डॉक्यूमेंट किया है कि ऐसा नहीं कि वाजपेयी के प्रति बहुत सहिष्णु हो गए थे, या ये लेफ्टिस्ट एनजीओज भी। क्योंकि हिंदू को कुचलना है और इस देश को धर्मांतरण के लिए खोलना है, तो उसके लिए मोदी जैसा भी नहीं चलेगा। उसके लिए उन्हें बिल्कुल ऐसा ही पप्पू चाहिए जो पूरी तरह धर्मांतरण खुलेआम करने के लिए छूट दे दे। और यहाँ क्योंकि हिंदू समाज अब नॉट सो मच बिकॉज ऑफ मोदी जो तो गाज गिरा रहे हैं हिंदू पे अगर हिंदू बोलता है, सोशल मीडिया की वजह से हिंदू समाज अपनी बात कहने लगा है। तो इस वक्त सब लोग इस वॉइस को ग्लोबली, जो कन्वर्जन माफिया है, बीबीसी या इंग्लैंड का जो पावर स्ट्रक्चर है, वो पूरी तरह इस्लामिक कब्जे में आ चुका है। आप जानते हैं कितने शहर हैं जहां मुस्लिम मेयर हैं इंग्लैंड में, कितने एरियाज़ बन गए हैं जो मिनी पाकिस्तान बन गए हैं इंग्लैंड के अंदर, जहां उनकी पुलिस नहीं जा सकती, जहां केवल शरिया लागू होता है। बीबीसी जैसी इंस्टीट्यूशन तो कभी भी हिंदू के फेवर में थी नहीं, हमेशा हिंदू के प्रति नफरत भाव रख रहा है बीबीसी का। पर अब तो हर हद को पार कर दिया है वो, इसलिए क्योंकि जो इस्लामिक सारा ग्लोबल नेटवर्क है उसने एलीट यूनिवर्सिटीज़, चाहे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, येल, सारी जो एलीट यूनिवर्सिटीज़ हैं ग्लोबल की, उन पे पूरी तरह अपना कब्जा कर लिया। ये पेट्रो डॉलर इस्लाम जो है वो देवबंदियों के माध्यम से पहुंच रहा है ना। वो
अरबियों के माध्यम से नहीं, देवबंदी आइडियोलॉजी है जो हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट होती है, उसके साथ जब पेट्रो डॉलर मिल जाते हैं और सारा ग्लोबल उम्मा जो है, तो उनका एजेंडा बड़ा साफ है। उन्होंने पीएफआई ने तो डिक्लेयर भी किया है कि 2047 तक हमें हिंदुस्तान का पूरा इस्लामीकरण करना, उनका पूरा तैयार है सारा प्लान ऑफ एक्शन। अब मोदी जी को ये तय करना है। इनमें से कोई नहीं खड़ा हुआ आपके बचाव में। और कल मैं देख रही थी इंडिया टीवी पर एक व्यक्ति जिसको मैंने भी बहुत क्या बोलते हैं ना, भावभीनी नहीं, बहुत मार्मिक ढंग से बहुत कोट किया है। वो है इनके जो मित्र कहलाने वाले, क्या नाम है इनका, सुरेश ज़फ़र। चलिए, अब ज़फ़र को मैंने भी बहुत कोट किया। उन दिनों मुझे भी लगता था कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं मोदी जी के बचाव में। कल इंडिया टीवी पे मैंने इंटरव्यू देखी, ये अपने आप को उनका मित्र कहते हैं। अब उस सारी इंटरव्यू में एक लाइन नहीं ज़फ़र सरेशवाला ने कही। हालांकि मोदी जी के करीबी होने की वजह से उन्होंने बहुत फ़ायदे उठाए हैं। वो अपने बिज़नेस में, अपनी कम्युनिटी के लिए इतने काम करवाए। वो खुद भी कह रहे थे हमने बहुत काम करवाए। मोदी जी ने कहा जब आओ, 1 आओ, 5 आओ, जब जितने आओ, मैं हमेशा आपके लिए हूँ। वो सब करवाया। एक लाइन ने कही उसमें जहाँ उन्होंने कहा, जैसे मैं बहुत स्पष्ट कह रही हूँ आपको कि मोदी जी ने दंगे करवाए तो क्या रोकने के इतने भरसक प्रयास किए, इससे पहले किसी और दंगे में इतनी मजबूती से रोकने का काम नहीं हुआ कि हिंदुओं को गोलियां तक मारी गई। बहुत हिंदू मरे पुलिस गोलियों में, दंगों में नहीं इतने। ज़फ़र सरेशवाला कहानी सुनाते हैं, मैं इंग्लैंड में था, मैं तो मोदी का विरोधी था, मैं तो उनके खिलाफ कैंपेन कर रहा था। उसके बावजूद भी मुझे कहा गया कि वो आ रहे हैं लंदन। मैं तब लंदन रहता था, उनके खिलाफ, उनको वीज़ा ना मिले, मैं बड़ी कैंपेन कर रहा था। मतलब मैं और फिर वो बोलते हैं कि फिर हम उनसे मिलने गए तो मोदी जी ने, हमने उनकी खूब क्या बोलते हैं, उनसे खूब सवाल जवाब, कड़े सवाल जवाब किए। मोदी जी ने खूब सुना, अच्छे से सुना, 2.5-3 घंटे तक। फिर कहा चलिए आप हमसे खफा हैं, चलिए आप वोट मत कीजिए, अपना काम तो करवाइए। और फिर मैं जब आया तो मेरे को एयरपोर्ट पे मोदी जी ने VIP रिसेप्शन दिया, मुझे सरकारी मेहमान के रूप में रिसीव किया गया जब मैं लौटा अहमदाबाद वगैरह। अब वो फिर भी ये नहीं कहते कि मोदी ने दंगे नहीं करवाए। दंगे कांग्रेस ने करवाए थे, दंगे इस्लामियों ने कराए थे, वहाँ पे जो सारे टेरर नेटवर्क्स थे उन्होंने करवाए थे। एक बार इतने स्पष्ट शब्दों में ये नहीं कहा। पर ये कि मोदी जी हमारा तो बहुत अच्छा उन्होंने सुना। भाई सवाल ये नहीं है कि आपसे अच्छी दोस्ती हुई, सवाल है मोदी ने दंगे करवाए कि नहीं, आपके पास उसका एविडेंस है कि नहीं। ही नोज़ दैट उसने नहीं करवाए, पर आज भी वो खुल के इतने साफ शब्दों में ये कहने को तैयार नहीं है कि BBC वालों तुम बहुत बेईमान हो। नहीं कहा ना। तो कौन बताओ ये जिनके लिए ये इतनी हज़ारों लाखों करोड़ों की स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, जिनको IAS में भर्ती कर रहे हैं आउट ऑफ द वे जाके, इनमें से कौन है जो खड़ा हुआ है, जो माइनॉरिटी कमीशन के सारी रेवड़ियाँ ही नहीं, गोल्ड प्लेटेड रेवड़ियाँ बांट रहे हैं मुस्लिम समाज को मोदी जी। तो मैं मोदी जी से ये कहूँगी, मोदी जी प्लीज़ कृपया अब संभल जाइए। मैं संभल गई आपका अनुभव देख के, और मुझे समझ आ गया कि इस्लाम का जो एजेंडा है, आप उसका अगर तृप्तिकरण करना चाहते हो तो उसका मतलब केवल एक और एक ही है। वो सिंपली ये है कि आप देश भर में मंदिरों को तोड़वाने की इजाज़त दे दीजिए और तेज़ी से इस्लामीकरण, पूरा इस्लामीकरण करने की इजाज़त दे दीजिए। इसके अलावा इस्लाम कोई एजेंडा मानता ही नहीं, केवल हिंदुस्तान में नहीं, इंग्लैंड में भी यही वो चाहते हैं। और वो खुलेआम कह चुके हैं इतने सालों में हम कब्जा कर लेंगे इंग्लैंड के ऊपर। मधु मैम, आपका योगी जी पे और हेमंत विश्व शर्मा पे क्या विचार है, इन दोनों लीडर्स पे?
अभी आपने मुझे मोदी जी के बारे में इतना बताया, इन दोनों का स्टाइल ठीक है कि मतलब ये भी गोल्ड प्लेटेड रेवड़ियाँ जो है वो बांटते नहीं, मैं सोचती हूँ कि योगी जी नहीं चाहते थे ऐसा, वो कड़क थे, परंतु उनको भी बहुत नरम होना पड़ा है और उनको भी वो बातें कहनी और करनी पड़ रही हैं जो उनके अंतरात्मा की आवाज़ नहीं है। हेमंत बिश्व शर्मा क्योंकि दूर आसाम में है और उनकी क्योंकि आरएसएस बीजेपी की ट्रेनिंग नहीं रही है, तो वो अभी भी खुल के बात करते हैं। अब कितने दिन कर पाएंगे मुझे नहीं पता, बट द फैक्ट इज़ कि सीएए को रद्द करवा दिया, उसके बाद जो बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करना था, डिपोर्ट तो छोड़ो, रोहिंग्यास को आर्मी बेसिस के आसपास जो वो घेरा डाले बैठे हैं, वहीं से अटैक हो रहे हैं, टेरर अटैक्स हमारे एयरफोर्स और आर्मी बेसिस पे, खासकर बॉर्डर में जम्मू में, वहाँ से 2 इंच भी नहीं हटाया गया। डिपोर्ट करना तो बहुत दूर है। तो आप जितना मर्जी दिल खोल दीजिए इनके लिए मोदी जी, जितना मर्जी अच्छा कर लीजिए। अभी जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बनी है, ये इन्हीं इस्लामियों के प्रेशर में बनी है और ये कभी नहीं सपोर्ट करने वाले आपको खुल के, नहीं तो मोर्चा बांध लेना। आज इनके मज़हब के ख़िलाफ़ इतनी सी कोई जूं भी रेंग जाती है तो आ जाते हैं भारी मात्रा पे सड़कों पे पूरा लोहा लेने। अब जब इतनी बड़ी विपदा आई है उस नेता पर, और वो भी चुनाव से पहले, जो जी जान आप पे लुटा रहा है और अपने हिंदू वोट बैंक को नाराज़ करके, आज हिंदू वोट बैंक नाराज़ है मोदी जी से, आज हिंदू सकते में है, इज़ इन अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन कि आप बोलते नहीं हैं जब सर तन से जुदा किसी का होता है, कन्हैया लाल का जैसे हुआ राजस्थान में, मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। जिस तरह अपने पार्टी के लोगों को चुप करा दिया, जिस तरह कितने भी अत्याचार ये कर लें, काशी में मुसलमानों के हाथ से मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत, उनके हाथ फाउंडेशन में मिट्टी दिलवाई है, फाउंडेशन में भी उनका, ये कभी नहीं होता। हमारे धार्मिक स्थानों पर ये पवित्रता मानी जाती है। मैम ये कहाँ पे हुए जो कॉरिडोर बन रहा है उसमें? सारे मंदिर जो बना है काशी में, कॉरिडोर बना है, और जो मैंने तो ये सुना कि वहाँ पे एक भी मुस्लिम जो है वो काम नहीं कर रहे। ये झूठ है। इस पे अभी छोड़ दो बेशक, क्योंकि ये बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। इस पे बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्स पेश हो चुके हैं। बहुत अन्याय हुआ है, बहुत अन्याय हुआ, अंधेर गर्दी हुई है। उस पर किसी दिन और बात करेंगे। बहुत एविडेंस है, बहुत लोगों ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, मैंने भी 3-4 प्रोग्राम किए हैं इसी सवाल पे। सवाल ये है कि इनमें से कोई उठ के खड़ा होके मोदी जी को डिफेंड नहीं करने आएगा। और मोदी जी भी जो हैं वो अब तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। तुष्टीकरण से तृप्ति खुद कहते हैं तृप्तिकरण। कांग्रेस तुष्टीकरण करता था तो मोदी जी उनको 100 खरी सुनाते थे। आज आप खुलेआम कहते हैं तृप्तिकरण। हमने फ्री हाउसिंग दी तो खुद कहते हैं 35 से 40% घर हमने मुस्लिम्स को दिए। उनमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी इलीगल भी शामिल हैं। आप कहते थे चुन चुन को खदेड़ेंगे, उसकी बजाय उनको बिजली, राशन, पानी, फ्री दिस फ्री दैट सब दे चुके हैं। उनके वोटर कार्ड भी हैं। पाकिस्तान से आए हिंदू रेफ्यूजीज़ को बिजली के लिए भी वो इतनी बदहाली में झुग्गियों में रह रहे हैं, बिल्कुल शैंटीज़ में, और इतनी बदहाली में कि बिजली के कनेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालनी पड़ी। इतने साल से आए हुए हैं तब भी उनके लिए कोई रोज़गार नहीं, उनके लिए कोई आधार कार्ड नहीं, उनके लिए जो सुविधाएं आप बांग्लादेशियों को, इलीगल घुसपैठियों को दे रहे हो, उन शरणार्थियों को नहीं दे रहे। उनके लिए एक शब्द भी नहीं। पाकिस्तान में आए दिन हिंदू लड़कियां उठाई जाती हैं, बांग्लादेश में आए दिन हिंदुओं के मंदिर तोड़े जाते हैं, घर जलाए जाते हैं, हिंदुओं को, बच्चियों को अबडक्ट किया जाता है, फोर्स धर्मांतरण स्कूलों में करवाया जा रहा है, इतना टॉर्चर हो रहा है। एक शब्द नहीं मोदी जी के मुंह से निकलता। लेकिन मैम वहाँ के प्रधानमंत्री अब थर-थर काँप रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब हमें मोदी के साथ समझौता चाहिए, पड़ोसी मुल्क। ये तो मोदी नौटंकी है, टोटल नौटंकी है। जैसे 1971 के युद्ध के बाद क्या हुआ था,
तब भुट्टो आए, इंदिरा गांधी से खूब अच्छे से प्यार मोहब्बत किया, फ्लर्ट किया, जो भी किया। तो आप देखिए ना, इंदिरा गांधी फिदा हो गई। 93,000 अनकंडीशनली सोल्जर्स जो पाकिस्तानी आर्मी थी, जो सरेंडर कर चुकी थी, इतने महीने उनको खिलाई बिरयानियाँ और क्या क्या नहीं उनकी सेवा खातिरें की गई। बहुत अच्छे वीआईपी ट्रीटमेंट मिला उन्हें, और फिर उनको बिना किसी कंडीशन के छोड़ दिया गया। और तुरंत बाद फिर आप जानते हैं भुट्टो ने ये भी ऐलान कर दिया, 1000 वी विल ब्लीड इंडिया टू डेथ थ्रू 1000 कट्स। और फिर एक के बाद एक आपने देखा है, टेरर अटैक भी हुए हैं, वॉर्स भी हुए हैं। वाजपेयी जी ने मोहब्बत जताई बस यात्रा से, लाहौर बस यात्रा से, तो कारगिल युद्ध हो जाता है, कारगिल इनकर्जन हो जाती है। ये मानेंगे नहीं आप, क्यों नहीं समझते हैं? बांग्लादेश का आपने सो कॉल्ड लिबरेशन करवाया, किस लिए? 90% से ज़्यादा पाकिस्तानी आर्मी ने जिनका संहार किया, जेनोसाइड किया, वो हिंदू बांग्लादेशी थे। 90% से ज़्यादा महिलाएं जिनको रेप किया गया, वो भी बांग्लादेशी हिंदू महिलाएं थी। और आज भी हमें हमारे देश में ये बताया नहीं जाता कि ये हिंदू संहार था। और उसके बाद बांग्लादेश की सरकार, उस वक़्त 23% थे हिंदू उस वक़्त, आज 8% रह गए हैं। इतनी बड़ी जेनोसाइड, आप सोचो 23% से 8%। पाकिस्तान में भी 27% थे शायद हिंदू 1947 में, या 30%। आज 1.8 या 1.5% भी नहीं रह गए। यहाँ पे 8% को हमने अपनी छाती पर मूंग दलने के लिए बिठा लिया 47 में पार्टीशन के बावजूद। जिन्होंने पार्टीशन मांगा था वो यहाँ रह गए। आज वो 8% से पता नहीं 18 हैं कि 28% हैं कि अब 38 बन चुके हैं, किसी को पता नहीं। और तभी वो कह रहे हैं कि 2047 तक पूरा इस्लामीकरण कर लेंगे। आप सोचिए कितनी शातिरता से। योगी जी को बिठा दिया जाए प्रधानमंत्री, अगर योगी जी बनेंगे तो कंट्रोल में आएगा। अगर योगी जी भी बिल और मिलिंडा गेट्स और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो ग्लोबलिस्ट माफिया है उसके साथ हॉबनॉब करना शुरू करते हैं, तो योगी जी भी गए, वो भी किसी काम के नहीं रहेंगे। योगी जी भी अगर ये ग्लोबलिस्ट जो माफिया है इसको बाहर नहीं रखते तो तभी कुछ अच्छा कर पाएंगे। पर उन पे डोरे डाले जा रहे हैं चारों तरफ से। और ये भी स्पष्ट हो गया है कि अब जो इंटरनेशनल ग्लोबलिस्ट माफिया है उसने तय कर लिया है कि किसी भी देश की सरकार हमारी मर्जी के बगैर नहीं बन सकती। इसलिए पुतिन के पीछे पड़े हुए हैं, आप देख लीजिए उसको हटाने के लिए। और यहाँ पे भी अगर केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बने हैं, फोर्ड फाउंडेशन के प्लांट हैं वो क्लियरली वो फोर्ड फाउंडेशन फंडेड इनका एनजीओ था, फिर पूरी तरह से मदद इनको ग्लोबल नेटवर्क से मिलती है। आधे से ज़्यादा चीफ मिनिस्टर जो अपोजिशन रूल स्टेट्स के हैं वो पूरी तरह से कन्वर्जन माफिया के साथ हाथ मिलकर चला रहे हैं, चाहे डीएमके है, चाहे आंध्रा के, चाहे तेलंगाना के, ये जो जितने भी चीफ मिनिस्टर्स, केरला में तो आप देख ही रहे हैं कैसी अंधेर गर्दी मची हुई है। तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में हिंदुओं को पाँव रखने की इजाज़त नहीं है। वो कह रहे हैं परमिट लेके आइए जहाँ क्रिश्चियन मेजॉरिटी है। एक तरफ डेमोग्राफिक इन्वेजन बाय इस्लामिस्ट, दूसरी तरफ टोटल क्रिश्चियन मेजॉरिटी पॉपुलेशन जहाँ हो गई है। हिंदू तो क्या, नॉन क्रिश्चियन कोई भी खड़ा नहीं हो सकता वहाँ पे। मैम ये इंटरव्यू जो है हमारा कितने घंटे का हुआ आकाश? 1 घंटा से ऊपर ये इंटरव्यू गया है। मैं ये इंटरव्यू लगाऊंगी और मैं चाहती हूँ कि जो मधु मैम ने बातें कही हैं उसको आप अपनी तरफ से भी एनालिसिस करें, और जो भी आपको समझ में आता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, चाहे मधु मैम ने मोदी जी के ऊपर बातें कही हों, चाहे इंटरनेशनल ग्लोब माफिया के ऊपर बातें कही हों, चाहे योगी जी के ऊपर बातें कही हों, चाहे हेमंत विश्व शर्मा जी के ऊपर जो भी बातें कही हैं, और चाहे जो भी बीबीसी के ऊपर जो भी बातें कही हैं, या फिर अपोजिशन के ऊपर बातें जो भी बातें कही हैं, इन सब के ऊपर आपका क्या विचार है? मधु मैम के साथ मेरा जो इंटरव्यू था उसको देखने के बाद क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जाके ज़रूर बताइए। हाँ जी मैम। एक सेंटेंस में और ऐड करूँगी। देखो अभी हाल ही में
राजीव मल्होत्रा ने एक बहुत बड़ी वेल डॉक्यूमेंटेड किताब लिखी है, स्नेक्स इन द गंगा, हाँ, ब्रेकिंग इंडिया 2। उसमें बहुत अच्छे से एविडेंस कलेक्ट करके उन्होंने बताया कैसे ये जो एलीट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो विशेषकर हार्वर्ड एज द लीडिंग फोर्स कैसे ब्रेकअप इंडिया फोर्सेस को मजबूत कर रहा है, ट्रेन कर रहा है, हिंदू बैशर्स को पूरा प्रोफेशनल ट्रेनिंग दे के। आपकी लाइट चली गई, अच्छा अच्छा, कैसे ये सारा एजेंडा सेट कर रहे हैं भारत को तोड़ने का और हिंदू समाज को पूरी तरह से डीमोरलाइज करके नष्ट करने का, ताकि कन्वर्जन माफिया के लिए दरवाजे खुल जाएं और भी। अब उसके तुरंत बाद अभी पिछले हफ्ते ही ये अनाउंसमेंट होती है कि हमारी एजुकेशन जो मिनिस्ट्री है ये इनवाइट कर रही है विदेशी एलीट यूनिवर्सिटीज़ को, यहाँ आके आप कैंपसेस सेटअप कीजिए। इसका क्या मतलब हुआ? क्यों कर रहे हैं आप? देश के दुश्मनों को कह रहे हैं। अगर वो स्नेक्स इन द गंगा हैं तो आप कह रहे हैं आइए, दूर से मत काटिए, अंदर आके हमें काटिए, है ना, यही कह रहे हैं ना आप। और मास प्रोडक्शन कीजिए। अभी तो आप साल में 1000 लोग ट्रेन कर पा रहे हैं, यहाँ पे कैंपसेस सेट कर पाएंगे तो हर यूनिवर्सिटी में आपके गुर्गे बैठ सकते हैं फिर, है ना, यही कह रहे हैं। क्यों किया? आप सोचते हैं कि वो आपके फेवर में हो जाएंगे अगर आप उनके प्रति अगर उनके प्रति आप उदार रवैया अपनाएंगे, वो नरम नहीं होने वाले। और ये जो बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, हम सोचते हैं मोदी जी का कद बहुत बड़ा है, नो डाउट, द वे ही हैज़ रिजन एंड ही हैज़ बिल्ट अ सर्टन इमेज अराउंड हिम, देयर इज़ नो डाउट कि किसी ज़माने में जिस आदमी को वीज़ा नहीं दिया जाता था उसको आज सेलिब्रेट करते हैं। परंतु ये जो भी देश सेलिब्रेट करते हैं, मान लो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर सेलिब्रेट भले ही करते हों, अमेरिका के प्रेसिडेंट भले ही आके जफ्फियाँ डालें, परंतु क्या अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने कहा है कि आप क्यों झूठ बोल रहे हो इनके खिलाफ? क्यों आप भारत के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुत्व को डिसमेंटल करना है, हिंदू फासिस्ट है, मोदी ने फासिस्ट रजीम चला दी है। मोदी को फासिस्ट करार करने का काम जो शुरू हुआ 2003 से, वो अभी तक और तेज़ी पकड़ता जा रहा है। तो इसका मतलब इन सरकारों की डुअल पॉलिसी है। ऊपर से आप हाथ मिलाओ ताकि कंसेशंस मिलते जाएं, और कंसेशंस जैसे ट्रेड एग्रीमेंट। अब ब्रिटेन की इकोनॉमी बिल्कुल जर्जर हो चुकी है क्योंकि कोई कॉलोनीज बची नहीं, उनको तो लूटने की आदत थी, अब लूटने लायक कोई बचा नहीं, तो हर जगह जाके मुंह मार रहे हैं किसी तरह। यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए उनको, ये चाहिए, एक्सेस चाहिए इंडियन मार्केट की। परंतु क्या वो अपनी बीबीसी को, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को, कैम्ब्रिज को ये नहीं कह सकते थोड़े सतर्क हो जाइए, झूठ तो मत बोलिए। आपको क्रिटिसाइज़ करना है, मैं भी क्रिटिसाइज़ करती हूँ मोदी जी को, और मैं भी बहुत खफा हूँ उनसे बहुत बातों में, पर झूठ के आधार पे नहीं। जो सच्ची बातें हैं जो देश के हित में नहीं जा रही, उसके आधार पे मैं भी कहती हूँ मोदी जी संभल जाइए। ये दुश्मन आपके सज्जन नहीं बनेंगे, और जो आपके सज्जन हैं आप उनको दुश्मन बना रहे हो। इन दुश्मनों का दिल जीतने के खेल में आप जो आपका लॉयल वोट बैंक था, आप उसको दुखा रहे हो, उसको कुचल रहे हो। तो 2024 में मैम इसका असर पड़ने वाला है क्या? मतलब आवश्यक पड़ेगा, अवश्य पड़ेगा। विपक्ष फायदा उठाएगा इसका? आप नहीं देख रहे 29 पार्टीज अगर राहुल गांधी की पदयात्रा की एंडोर्समेंट कर रहे हैं, आप सोचिए अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री ना भी बने, एक अनस्टेबल सी कोalition तो आ जाएगी। ये मत सोचिए कि ये इतनी आसानी से छोड़ने वाले। दूसरी बात, ये बहुत अहम बात है, मेरी बहुत बड़ी शिकायत है भाजपा से, मोदी से और आरएसएस से भी, वो आपको फासिस्ट कहते हैं। आप अगर
स्वयं को फासिस्ट नहीं मानते, और आपको नहीं, ये पूरे हिंदू समाज को फासिस्ट सिद्ध करने का प्लान है। आप तो बहाना है, असली टारगेट तो हम हैं कि हम बचे खुचे क्यों रह गए हिंदू, हमने क्यों नहीं इस्लामीकरण या ईसाईकरण से समझौता किया जो बाकी दुनिया के देश कर चुके हैं। अगर आपको फासिस्ट कहते हैं और कहते हैं कि आप मुसलमानों की, ईसाइयों की जेनोसाइड कर रहे हो, झूठ है अगर, और है झूठ, तो आपने क्रिमिनल केस क्यों नहीं डेफेमेशन के दायर किए उन सब लोगों के खिलाफ? बीबीसी के खिलाफ भी कर सकते हैं आप, आपके पास साधन है कि आप बीबीसी को भी क्रिमिनल डेफेमेशन के लिए लेके जाइए अदालत में। और अगर शुरू से ही मोदी जी ने और भाजपा ने ये रवैया अपनाया होता कि अगर झूठ बोलोगे हमारे देश के प्रति या हमारी सरकार के प्रति, झूठ बोलोगे और जिसके इतने तथ्य हैं कि इंसान दंग रह जाता है कि इतने तथ्यों के बावजूद इतना झूठ बोला जाए, आप क्यों स्वीकार करते हैं? अगर ये कर दिया होता शुरू से ही कि वी विल प्रोसिक्यूट यू थ्रू द कोर्ट्स ऑफ योर कंट्री एंड टीच यू अ लेसन, तो किसी की हिम्मत नहीं होती। जो ये हार्वर्ड के, ऑक्सफर्ड के, ये जो बहुत से उसमें हिंदुस्तानी भी गुर्गे हैं हमारे, ये जो झूठ बोलते हैं और कुछ नहीं, इन्हीं पे गाजगिरी होती। वी कैंसिल योर पासपोर्ट्स। और हम, आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, मैं तो कहूँगी अगर मेरे पास थोड़ी भी पावर होती, आई वुड ब्लैक लिस्ट ऑल दीज यूनिवर्सिटीज़ कि हमारे देश के खिलाफ काम कर रही हैं। हार्वर्ड से पढ़ा हुआ या इन सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं, हम इनको नौकरी नहीं देंगे, इनके ग्रेजुएट्स को। मैं तो ये करती थी, फिर देखती कितने दिन ये अपनी नौटंकी चलाते, क्यों झेलते हैं ये इतना अपमान देश के प्रति, मुझे ये नहीं समझ। और ख़ुद को फासिस्ट की मोहर जो आपको दे चुके हैं ये लोग, बार बार दे रहे हैं, एंड दे रब योर नोज थ्रू फिल्थ, व्हाई डू यू टेक इट? और ये बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को अपने देश में सोशल मीडिया पे बैन करने से बात नहीं होगी, ये और भी आपको बदनाम करेंगे। देखो मोदी घबरा गया, और ये कांग्रेस ने तो शुरू कर दिया डरपोक मोदी, डरपोक मोदी। क्या मिलेगा आपको इससे? और अगर हिंदू आपको डरपोक समझने लग जाएगा तो वोट कौन देगा आपको? अगर हिंदू को ये लगने लगता है कि आप देश की अस्मिता, देश की इंटेग्रिटी, देश की इज्जत और सम्मान को आप भली भांति प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो हिंदू भी क्यों वोट देगा? मैं ये जानना चाहती हूँ। मैम, आप वोट करते हो भाजपा को? अब मैं नहीं, इस बार करूँगी, नोटा करूँगी। अगर ये चलता है रवैया, और लोग अभी भाजपा के लोग तो मेरे खून के प्यासे, एक मायने में इनका जो आईटी सेल हो गया है, मधु हैज टर्न्ड रोग। मैं आपको वार्न कर रही हूँ, खतरे की घंटी है आपके लिए, आप नहीं जग रहे तो एज अ वेलविशर मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको बताना कि आप गड्ढे की तरफ अपने को धकेल रहे हैं, आप दुश्मनों के खेमे में जाके सोच रहे हैं उनका दिल जीतेंगे। ये वो है ना पृथ्वीराज सिंड्रोम, कि वो बार बार वार करता है, आप फिर जाने देते हैं, और फिर अंत में क्या हाल हुआ पृथ्वीराज चौहान का। तो मोदी जी, आप भी चाहते हैं पृथ्वीराज चौहान जैसा आपका हाल हो? नहीं तो प्लीज़ जग जाइए। आपने एक बहुत अच्छी बात मैम अभी इस इंटरव्यू में कहा कि अगर मोदी जी ये दिखाएंगे कि मतलब हम लोग डर गए हैं तो हिंदू वोट नहीं करेगा, क्योंकि हिंदुओं के पास, जब जैसे मैं भी इंटरव्यू करने जाती हूँ, मैं ग्राउंड पे, बेसिकली मैं ग्राउंड पे ही करती हूँ हर स्टेट में जाके, तो मैं वहाँ पे जब मैं हिंदुओं से बात करती हूँ कि जी आप भाजपा को क्यों वोट करते हो, तो कहते हैं जी कोई और पार्टी नहीं जो हमारे बारे में सोचे, भाजपा है जो हमारे बारे में सोचती है, इसीलिए हम उसको वोट करते हैं। और आपने एक बात कही कि अगर वो ये दिखाएंगे कि हम डर गए हैं, अपना स्टैंड नहीं लेंगे। काम नहीं, हिंदू के फेवर में एक काम नहीं मोदी ने किया। हिंदुओं की क्या डिमांड? काशी कॉरिडोर बना दिया मैम, मथुरा में कॉरिडोर बना दिया, ये सब नहीं। ये आई एम सॉरी, आई डोंट बाय दैट, आई डोंट बाय दैट। एक तो ज्ञानवापी वहाँ पे मस्जिद वहाँ अभी भी बरकरार है, उसके बरकरार होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर उसका मंदिर बनवा दिया मैम, नहीं, मोदी जी ने नहीं बनवाया, ये 500 साल की लड़ाई है और मोदी जी ने उसमें कोई योगदान नहीं था। ये लंबी लड़ाई कोर्ट से कब से चल रही है, मोदी जी जाके केवल शिलान्यास कराए। और मोदी जी वो जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया उस दिन वहाँ नहीं थे मोदी जी, और उसके खिलाफ में ही थे एक मायने में, सॉर्ट ऑफ, ही वाज हाफ हार्टेड। दैट्स नॉट द पॉइंट।
उसको टेक ओवर किया है सरकार ने। हिंदू क्या कह रहे हैं, हमारे मंदिर लौटाइए। मस्जिद को आप टेक ओवर नहीं कर सकते, वहाँ मंदिरों के अरबों रुपए आप सरकार जब्त करके वहाँ पे अपने ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियन बिठा के मंदिरों पे कब्जा कर रखा आपने, और वो पैसा आप हज सब्सिडी के लिए, आईएएस सब्सिडी के लिए, स्कॉलरशिप सब्सिडी के लिए खर्च कर रहे हैं। यानी हम पे तो जजिया है, हमारे टैक्स से आप तालिबान तक को सपोर्ट कर रहे हैं, उन पे दवाइयाँ न्योछावर कर रहे हैं। तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं? अफगानिस्तान में नहीं भेज रहे, अफगानिस्तान में खाना परोसा जा रहा है भारत द्वारा, वहाँ पे क्यों सप्लाई किया जा रहा है तालिबान को खाना, फूड सप्लाई, मेडिसिन सप्लाई, डेवलपमेंट। व्यापार है ना, अब जो मेरे वीडियो देखे वो कहेंगे व्यापार। देयर इज नो मनी, इट्स एड मनी, इट्स एड, अनकंडीशनल एड दैट्स गोइंग। सीरिया तक भी गई है। क्यों? ये जजिया हम पे, हमारे पैसे से क्यों आप जिहादियों को स्कॉलरशिप्स दे रहे हो? क्यों आप, जब मालूम है कि यूपीएससी जिहाद इज़ अ वेरी क्लियर कट एजेंडा ऑफ इस्लामिस्ट, और वो पोजीशन कर रहे हैं बहुत केयरफुली कि अपने लोगों को आईएएस में बिठाना है, इन सर्विसेज में, पुलिस में, आर्मी में, ताकि हम अंदर से कैप्चर कर सकें सिस्टम को। वो खुला एजेंडा उनका, वो छुपाते भी नहीं है। मैंने तो लिखा है इसके ऊपर पूरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ, ज़कात फाउंडेशन का क्या एजेंडा है, कैसे वो ट्रेन करते हैं। वो क्या, उस पर बैन लग गया? कम से कम मेरे पे अभी तक बैन नहीं लगा, उनसे मैंने 1 हफ्ता पहले ही पब्लिश किया था कुछ। सवाल ये है कि यह जजिया है ना हम पे, और हमारे, अच्छा, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट कांग्रेस लागू नहीं कर पाई, मोदी जी कह रहे हैं हमने लागू कर दी है, बड़े फ़क्र से उसको टिक मार्क कर रहे हैं कि हमने लागू कर दी है, जो कि इतनी वाहियात और इतनी देश विरोधी रिपोर्ट है, देश को तोड़ने वाली रिपोर्ट है, जिसमें ये भी शामिल है कि हिंदू मुस्लिम बहुल्य इलाकों में केवल मुस्लिम पुलिस ऑफिसर पोस्ट किए जाएंगे। अभी भी मुस्लिम इलाकों में पुलिस की हिम्मत नहीं होती है जाके किसी क्रिमिनल को भी अरेस्ट कर सके। ये हाल है। इतने मिनी पाकिस्तान बन चुके हैं, सैकड़ों मिनी पाकिस्तान बन चुके हैं, सैकड़ों नहीं हज़ारों होंगे। दिल्ली में ही कितने सारे मिनी पाकिस्तान हैं। शाहीन बाग में कोई घुस के तो दिखाए पुलिस किसी को अरेस्ट करने। आपने उनका इतना वाहियात जो एजिटेशन था देश विरोधी, एंटी सीए है, उसको तो आप 1 साल तक हिला नहीं सके। कोविड इलेक्शन था ना मैम उस समय, तो क्या पता ही वोट देनी थी कभी। वो तो खुलेआम कह रहे थे, उनके 4-4, 6-6 साल के बच्चे खुलेआम वीडियो पे कह रहे थे मोदी को ऐसे फांसी पे टांगेंगे और बोटी बोटी अमित शाह की ऐसे काटेंगे। उनके बच्चे खुलेआम ऐलान कर रहे हैं। अच्छा मधु मैम, जितने मेरे दर्शक ये देख रहे होंगे, अभी जैसे आपने जो बात कही कि मोदी जी ने मंदिर नहीं बनवाया, राम मंदिर की बात आपने कही कि मोदी जी ने मंदिर नहीं बनवाया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हाँ ये बोलेंगे कि पैरवी तो भाजपा सरकार में 500 साल की लड़ाई हिंदुओं ने की, कोर्ट से ये ऑर्डर हुआ, और हिंदुओं की जो असली डिमांड है, हमारे मंदिरों को सरकारी कंट्रोल से मुक्ति दिलाइए। क्या राम मंदिर सरकारी कंट्रोल से मुक्त हुआ है? नहीं। आज उस की जो मैनेजमेंट है ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस के हाथ में है, समाज के हाथ में नहीं है। नहीं है ना। किसी भी मंदिर की जो बड़े बड़े ये जो मुख्य मांगे हैं, हमारे मंदिरों को सरकारी कंट्रोल से फ्री करवाइए, हमारे मंदिरों का पैसा हिंदू समाज के हित के लिए इस्तेमाल हो, हिंदू समाज की शिक्षा के लिए, एजुकेशन क्यूरिकुलम सुधारा जाए, जो इतना हिंदू विरोधी है उसको सुधारा जाए। दूसरा, कम से कम इक्वल राइट्स तो दीजिए हमको भी, जैसे आपने मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को उनकी इंस्टीट्यूशंस चलाने की छूट दे रखी है, वो कुछ भी पढ़ाएं, एएमयू, जामिया इत्यादि, बिल्कुल जिहादी पाठ्यक्रम है उनका। ये भी मैं पेश कर चुकी हूँ एविडेंस के साथ। जो देवबंदी आइडियोलॉजी है, वो सऊदी भी कहते हैं हमने थोड़े एक्सपोर्ट किया जिहादी इस्लाम, आपका देवबंद ने हमारे यहाँ पहुँचाया, और वो हमारे लिए भी आज खतरा बने हुए हैं। वो वहाँ पे इनको कंट्रोल में ला रहे हैं, यहाँ पे देवबंद को बंद करने की हिम्मत है? तो मैं ये कह रही हूँ, अगर एएमयू अपनी मन मर्जी का
करिकुलम चला सकता है, मदरसे चला सकते, हिंदू समाज क्यों नहीं चला सकता? और हिंदू समाज को कुछ मांगना भी होता है तो वो क्या कहते हैं, जैसे रामाकृष्णा मिशन ने कहा, नहीं नहीं हम हिंदू नहीं, हम माइनॉरिटी, अब तो हमें फ्रीडम थोड़ी सी दे दो। ये हम तिल तिल क्यों रगड़ रहे हैं एड़ियाँ कि हमें भी वो हक तो दे दो जो मुस्लिम्स के या क्रिश्चियंस के हैं। ये हालत है, वी आर सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास सिटीजन्स। हमारे टैक्स, इस मुझे आज जजिया लगता है, मुझे टैक्स नहीं लगता, क्योंकि देश के दुश्मनों को पालने के लिए वो इसका इस्तेमाल। ये थी मधु कीश्वर मैम। इनसे शायद मेरी 1.5 घंटे से ज़्यादा बातचीत हुई है। आपको ये वीडियो जो है वो 2 पार्ट में, बात शुरू हुई थी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर के, ख़त्म हुई है धर्मांतरण पे लेकर, जो है धर्मांतरण पे ये बात जो है वो हमारी ख़त्म हुई है। इसी के साथ ये वीडियो तो खैर बहुत पहले ही ख़त्म होने वाला था, लेकिन और जो है आधा घंटा ये खिंच गया, बात इतनी लंबी हमारी चली। तो आप लोगों को भी शायद इसी तरीके से, जैसे मुझे मैम से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बातें करके भी बहुत अच्छा लगा, अभी मैं आपसे 2 घंटे और मैम बात कर सकती हूँ, इतना मतलब वो, हाँ फिर कभी हम लोग करेंगे। तो आपको भी इतना ही मज़ा आएगा ये इंटरव्यू सुन के, आशा मैं यही करूँगी। और इसी के साथ धन्यवाद।